तो हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक संगीत, जिसमें कि आपको किसी भी एग्जाम्स में संगीत के 50 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आपकी बात कर ले एस्टेट की, आप एस्टेट देने वाले हैं तो, या फिर आप बीपीएससी देने वाले हैं तो यहाँ से जो है आपके प्रश्न बनेंगे। एस्टेट में तो आपके 50 नंबर प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन बीपीएससी की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 40 से 45 नंबर का प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट हम लोग कवर करने वाले हैं बीपीएससी या फिर स्टेट। और आपके एक चीज़ जो है ईएमआरएस, उसमें भी दोस्तों बेसिक संगीत से जो है बहुत अच्छे खासे प्रश्न उसमें भी देखने को मिलता है। तो ठीक है, हम लोग इससे पहले अगर बात कर ले तो हम लोग इससे पहले जो है 60 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, और इसमें हम आपको 200 प्रश्न टोटल करवाने वाले हैं। टोटल 200 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 61 से। 61 क्या कह रहा है, चलिए शुरू करते हैं 61 से। किस विद्वान ने अपने सप्तक से गणित के द्वारा 72 मेलों की रचना की है? ठीक है, 72 मेलों की रचना की अगर बात की जाए तो 72 मेल किसने माने हैं, ऐसा करके आप लोग प्रश्न भी सॉल्व किए होंगे। तो किसने, तो ये आपके वेंकटमुखी हैं। ठीक है, वेंकटमुखी ने गणितीय विधि द्वारा क्या किया है, 72 मेलों की रचना की है। ठीक है, 72। चलिए अब आगे बढ़ देते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी स्वर सप्तक से अधिकतम कितने थाटों की रचना जो है आपके हो सकती है? तो अधिकतम कितने थाटों की रचना हो सकती है? तो इसका जवाब सही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि 32। हिंदुस्तानी स्वर सप्तक से जो है अधिकतम 32 थाटों की रचना हो सकती है। कितने, 32 थाटों की रचना हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में आजकल कितने थाट माने गए हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में जो थाटों की संख्या जो प्रचलित है आजकल, वो कितने हैं, तो 10 हैं। कितने हैं, 10 हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं 10 थाटों के नाम आप लोग को पता ही है, भैरव, भैरवी, असावरी, यमन, बिलावल थाट, और उसके बाद फिर मारवा, काफी, पूर्वी, तोड़ी, खमाज। तो ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। 10 थाट है, 10 थाटों का वर्णन आजकल किया जाता है। और थाट के नाम से जो राग जो उत्पन्न हुए हैं, थाट के नाम से जो राग बने हैं, उन्हीं को आश्रय राग कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, आश्रय राग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है कि दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट वर्गीकरण का प्रचलित, किसने थाट वर्गीकरण का प्रचलित किया? अगर थाट वर्गीकरण की बात करें तो किसने किए भाई, तो ये आपके भातखंडे जी ने थाट वर्गीकरण किया। किसने, भातखंडे जी ने 10 थाट माना है, और 10 थाट। और अगर बात कर ले तो दक्षिण संगीत की, तो वहाँ मेल माने जाते हैं। कितने, 19। यहाँ हम लोग उत्तरी संगीत में क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में इसको थाट कहा जाता है, लेकिन कर्नाटक संगीत पद्धति में मेल कहा जाता है। वहाँ 19 मेल है और हिंदुस्तानी में 10 थाट हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर का है कि दक्षिणी संगीत में कितने मेल माने जाते हैं? अभी जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, तो कितना मेल, 19 मेल। ठीक है, 19 मेल माने जाते हैं, मेल या थाट उसको कह लीजिए। तो कितना, 19 हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न है कि बिलावल और खमाज थाटों के कर्नाटक संगीत में क्या नाम है? तो बिलावल की अगर हम बात करें तो बिलावल को क्या कहा जाता है, बिलावल को कहा जाता है धीर भरण शंकरा। चलिए यहीं पे आपको दिखा देते हैं, देखिए ये है आपका, बिलावल को धीर भरण शंकरा कहा जाता है। और आपके जो खमाज हैं तो खमाज हरि काम भोजी, हमाज ये आपके जो खमाज हैं, खमाज को क्या कहते हैं, हरि काम भोजी। और बिलावल को दक्षिण में क्या कहा जाता है, धीर भरण शंकरा। तो यही चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिणी संगीत पद्धति की अगर हम बात कर ले और उसकी नाम अगर पूछा जाए तो नाम क्या हो जाएगा, कर्नाटक संगीत पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको, दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जानते हैं, कर्नाटक संगीत पद्धति के नाम से। और उत्तरी को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदुस्तान में कौन दो संगीत पद्धतियां प्रचलित है? तो हिंदुस्तान में अगर बात करें कौन से दो संगीत पद्धतियां अगर प्रचलित है, तो कौन कौन सी पद्धतियां हो जाएगी दोस्तों? तो पद्धतियों की बात करें तो देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर कोई आंसर नहीं है, यहाँ पे ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्वरलिपि, दोनों ही संगीत पद्धतियां जो है ये प्रचलित है, हिंदुस्तान में पूछा जा रहा है, यानी कि पूरे हमारे भारत देश में। तो हिंदुस्तानी
और आपका कर्नाटकी, ठीक है, यह दोनों। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदुस्तान में कितने संगीत पद्धतियां प्रचलित है, तो कितनी संगीत है पद्धतियां, तो दो। कौन कौन, तो एक हिंदुस्तानी संगीत पद्धति यानी कि जिसको उत्तरी संगीत पद्धति कहते हैं, और एक कर्नाटकी जिसको कि दक्षिणी संगीत पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न 60 नंबर देख लेते हैं कि हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी मुख्य 2 स्वरलिपि पद्धतियां हैं। देखिए मुख्य 2 स्वरलिपि पद्धतियों की बात करें तो इसमें अगर बात कर ले तो एक आपका भातखंडे जी का है, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति, और एक इसमें आपका विष्णु दिगंबर पद्धति, ठीक है, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति। तो ये दोनों ही पद्धतियां हैं, ये आपके उत्तरी में है आपका भातखंडे और दक्षिणी में प्रचलित है विष्णु दिगंबर, कौन सा, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है कि किस स्वरलिपि पद्धति में विभाग के लिए रेखा नहीं दर्शाते हैं। देखिए विभाग के लिए अगर बात करें तो विभाग के लिए रेखा नहीं दर्शाते हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा जो है आपको बताना है, तो ये हो जाएगा विभाग के लिए हम नहीं दर्शाते हैं। तो लेकिन पहले बात कर लेते हैं इसमें 70 नंबर प्रश्न की। दर्शाते हैं भातखंडे में, विष्णु दिगंबर में भी दर्शाया जाता है, स्टाफ में भी दर्शाते हैं, लेकिन चीव जो है आपका चीव स्वरलिपि पद्धति, उसमें क्या है कि चीव जो है आपके उसमें नहीं दर्शाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को देखना है, सत्य कथन को देखना है, तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका, देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि तार सप्तक के लिए भातखंडे स्वरलिपि और मंद्र सप्तक के लिए विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में स्वर के ऊपर बिंदु होता है। तो देखिए ये तो सही बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, भातखंडे स्वरलिपि में मंद्र के लिए क्या होता है, मंद्र के लिए जैसे कि यहाँ पे नीचे बिंदी लगाया जाता है के लिए, स्वरलिपि में स्वर के ऊपर बिंदी, यहाँ पे देखिए मंद्र सप्तक के लिए नीचे मंद्र, तार के लिए कहाँ लगाते हैं, तार के लिए लगाते हैं ऊपर। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये हमारा पहला जो है गलत हो जा रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे गलत हो जा रहा है ये, ठीक है। अब देखते हैं अगला अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे गलत और सही हम लोगों को देखना है इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि भातखंडे स्वरलिपि में सम के लिए क्रॉस लगाते हैं यानी एक्स लगाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, याद रखना है। यहाँ मान लीजिए तो हर एक जो है ये पॉइंट जो अपने आप में एक प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न वो कैसे है मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि भातखंडे स्वरलिपि में सम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपको ऑप्शन में रहेगा x+1 या फिर आपका ऐसे कुछ भी, तो आपको ये हर एक जो है पॉइंट अपने आप में एक प्रश्न है, ठीक है, समझ पाए। अब आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, ये तो सही था। अगला तीसरा क्या कह रहा है कि विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में सम के लिए एक संख्या की दर्शाते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब यहाँ देखिए क्या है अगला, मींड का चिन्ह दोनों में समान है। तो मींड का चिन्ह जो है कैसे लगाते हैं, मींड ऐसे लगाते हैं ना, तो मींड का चिन्ह जो है दोनों में समान है, ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन है। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक अगर बात करें तो चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हो जाएंगे हमारे वेंकटमुखी, ठीक है, वेंकटमुखी जी जो हैं वो क्या चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक है, सही जवाब। चलिए अब आगे देख लेते हैं। वैसे 72 मेल जो हैं वो किसने माने हैं दोस्तों, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, अभी मैंने ही बताया है आपको, जस्ट ऊपर बताया है। चलिए अगला 73 नंबर का प्रश्न है कि मारी फुगनमात के लेखक कौन है। देखिए इस प्रश्न को आप VVI लगाइए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रेगुलर जो है प्रश्न जो है आपका रिपीट होते रहता है और हमेशा ये पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में, चाहे आपका BPSC हो या फिर आपका एस्टेट हो, ठीक है। तो यह जो है इस प्रश्न को आप लोग VVI लगा लीजिए। अब देखिए अब इसको देखना है, मारी फुगनमात के लेखक, तो ये कहा जाता है किनको, राजा नवाब अली को, किनको कहा जाता है, राजा नवाब अली को कहा जाता है मारी फुगनमात के लेखक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 74 नंबर का कि जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है। देखिए जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो पुस्तक लिखी है ये कौन सी, गीत गोविंद, गीत गोविंद जिसके लेखक कौन है, जयदेव, ठीक है। यह पुस्तक जो है गीत गोविंद, यह 12वीं सदी की पुस्तक बताई जाती है, कब की, 12वीं सदी की पुस्तक बताई जाती है कि गीत गोविंद की रचना 12वीं सदी में की गई थी, यानी कि 13वीं सदी वाली संगीत रत्नाकर से पहले जो है गीत गोविंद की रचना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है नगफाते अस्फी
नगमाते आसफ़ी के लेखक का नाम बताइए। तो नगमाते आसफ़ी जो है उसके लेखक का नाम अगर बात कर ले तो इसमें हो जाएंगे आपके मोहम्मद रज़ा। ठीक है, नगमाते आसफ़ी ये आपके लेखक हो जाएंगे मोहम्मद रज़ा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक श्रीनिवास हैं? देखिए श्रीनिवास, श्रीनिवास, ठीक है। तो श्रीनिवास की अगर बात करें तो ये आपके जो पुस्तक के जो लेखक है, तो ये किस पुस्तक के हैं? तो बात हो रही है यहाँ पे पुस्तक की, तो जवाब भी इसका पुस्तक का मिलना चाहिए। तो ये आपका हो गया राग तत्व विबोध। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन बिल्कुल आप लोग अगर को सेशन यह पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जो रेगुलर जो प्रैक्टिस चल रहा है ना वो आपसे छूटे नहीं दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, तो हो गया श्रीनिवास जो है किसके, राग तत्व विबोध। एक दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है, ये तो आपके राग तत्व विबोध के हो गए, एक पूछा जा रहा है कि राग विबोध, ठीक है, राग विबोध इसके लेखक कौन है? तो राग विबोध के लेखक कौन है यह आपको बताना है फटाफट। चलिए आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि यह सब जो है दोस्तों मैं बहुत बार जो है इस ये सब जिक्र कर देता हूँ। जब भी मैं सेट करवाता हूँ तो एक से जो रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं लगभग 2-3 प्रश्न करवा ही देता हूँ। लेकिन आज मैं यह प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों से सवाल कुछ नहीं किया हूँ। तो चलिए बताइए आप लोग फटाफट कमेंट करके कि राग विबोध के लेखक कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईने अकबरी, आईने अकबरी जो है उसके रचयिता कौन माने जाते हैं? तो आईने अकबरी के रचयिता जो है आपके कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल जो है वो आपके आईने अकबरी के रचयिता है। इसमें अकबर के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और अकबर से याद आ गया कि अकबर क्या बजाते थे, कौन सा वाद्य बजाने में निपुण थे? तो वो अकबर बजाते थे क्या, नक्कारा। ठीक है, क्या बजाते थे, नक्कारा। समझ में आई बात, नक्कारा बजाते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राग प्रवेश के लेखक कौन है? तो राग प्रवेश के लेखक के बारे में अगर पूछा जाए तो राग प्रवेश के लेखक हैं बीडी पलुस्कर, यानी विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो हैं वो किसके, राग प्रवेश पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें जो है आपको जीरो टू हीरो यानी कि जो नाम रखे हैं हम, इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग एडवांस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं आपके स्टेट या फिर बीपीएससी में। तो बिल्कुल धैर्य से बढ़ते रहेंगे। अगर बेसिक नहीं देखे हैं तो पिछले जो है 2 वीडियो में आपको डिटेल से बेसिक जो है मैंने करवाया है, आप जाके उस चीज़ को देख लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, बेसिक म्यूज़िक आपको मिल जाएगा उसमें, उसमें आप लोग देख लीजिए जाके, और भी वीडियो उसमें डाल दिए हैं बेसिक का। ठीक है, तो राग प्रवेश पुस्तक के लेखक बीडी पलुस्कर जी हो गए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, बीडी डीवी पलुस्कर। ये जो है यहाँ पे गलती से भी यहाँ पे नहीं टिक करना, डीवी नहीं, क्योंकि यहाँ पे होता है बीडी। ठीक है, विष्णु और दिगंबर। तो यहाँ पे आपको फुल नेम तो लिखा हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 6 भागों की पुस्तक क्रमिक मालिका, पुस्तक मालिक इस पुस्तक मालिका 6 भागों की क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? देखिए क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है ये तो पता ही होगा, क्योंकि ये जो है बहुत बार है। तो ये आपके कौन हो गए, वी एन भातखंडे। लेकिन ये एक प्रश्न जो है आपके जो आपके प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है, उसको हम लोग उसको बता रहे हैं आपको कि क्रमिक पुस्तक मालिका अगर पूछे कि क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग हैं, तो कितने भाग, 6 भाग हैं। ठीक है, याद रखना है 6 भाग। ठीक है, और इसके क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक भातखंडे। अगला प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के अगर ग्रंथ के बारे में बात कर लें तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जो ग्रंथ है वो आपका कौन सा है, संगीतांजलि। संगीतांजलि जो है आपके पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी की ग्रंथ है। ठीक है, ये जो है इसके रचयिता ओमकार नाथ ठाकुर माने जाते हैं, किसके, संगीतांजलि के। अगला प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि तानपुरे के प्रथम तार को किस स्वर से मिलाते हैं? देखिए इसमें दोस्तों एक चीज गौर करने वाली बात है, इसमें आपको आप लोग देखिएगा, आप लोग इसको याद रखिए, मंद्र म, मंद्र प और मंद्र नी।
ये तीनों से मिलाते हैं, ठीक है, ये तीनों से मिलाते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा तीनों से। मंद्र मध्यम, मंद्र पंचम, आपके मंद्र निषाद, तो इससे भी मिलाया मिलाया जाता है। किसी राग के साथ अगर बजा रहे हैं आप तानपुरा को, तो मान लीजिए किसी, जैसे कि राग भूपाली बज रहा है, राग भूपाली, तो भूपाली में क्या होता है कि म और नी आपका वर्जित होता है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, मंद्र म से नहीं मिलाएंगे, मंद्र नी से नहीं मिलाएंगे, वहाँ पे हम मंद्र प से मिलाएंगे, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, लेकिन यहाँ मिलाया जाता है सभी से, ठीक है। म प नी, यानी मंद्र म, मंद्र प और मंद्र नी। तो क्लियर हो गया बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तानपुरे से 80 नंबर 82 नंबर प्रश्न, तानपुरे से स्वतः उत्पन्न होने वाली नाद को क्या कहते हैं? जो तानपुरे से जो स्वतः उत्पन्न होती है नाद, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहायक नाद, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे सहायक नाद कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि तानपुरे के मंद्र प सा से कौन कौन सहायक नाद स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं? तो तानपुरे के मंद्र जो है आपके प और सा से जो सहायक नाद जो सुनाई देते हैं वो कौन कौन से? तो वो आपके हो जाएंगे रे और ग सुनाई देता है, ठीक है। प और सा से, यानी कि प अगर होगा तो प से जो सहायक सुनाई देगा वो क्या, वो रे, और सा से क्या सुनाई देगा, सा से ग। समझ पा रहे हैं ना, प से रे और सा से ग, ठीक है। अगर इसमें आपको प्रश्न देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं, इस बार बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप। अगर इसमें ये सा नहीं देता, ठीक है, ये सा यहाँ पे नहीं रहता, और अब प्रश्न बनाता कि तानपुरे के मंद्र प से कौन सहायक नाद स्पष्ट सुनाई देती है, तो प से पूछ रहा है ना जी, तो प से पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होता, तो प से क्या सुनाई देता है, रे सुनाई देता है, ठीक है, रे। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर आपको प नहीं देता, तो यहाँ पे पूछता कि मंद्र सा से कौन, तो यहाँ पे रे भी नहीं होता, यानी सा से ग सुनाई देगा, ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न है, गायन के किस विधा में तानसेन जो थे वो प्रवीण थे? तो तानसेन के बारे में अगर बात करें तो तानसेन जो है वो किसके दरबार में रहा करते थे? तानसेन अकबर के दरबार में थे, और वो जो थे आपके ध्रुपद गायक थे, ठीक है। ध्रुपद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ध्रुपद की कितनी 4 वाणियां हैं, ठीक है, खंडार, गोबरहार, उसके बाद फिर आपका डागुर और नौहार, ये 4 वाणियां हैं ध्रुपद के। चलिए आगे देख लेते हैं। दक्षिणी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक का क्या नाम है? देखिए, अगर शुद्ध स्वर सप्तक का अगर नाम पूछे दक्षिणी संगीत का, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कनकांगी। आपको जवाब देना है कि दक्षिणी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को कनकांगी कहा जाता है। क्या? कनकांगी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, राग के विषय में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? तो देखिए, राग का जो विषय है इसमें सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन, तो देखिए वर्णन अगर आपको बता दें तो सर्वप्रथम मतंग ने वर्णन किया था। किसने? मतंग ने वर्णन किया था, ठीक है, मतंग ने वर्णन किया था। तो मतंग ने वर्णन किया था, तो मतंग का पुस्तक कौन है? तो भैया इसका पुस्तक कौन है? बृहदेसी, ठीक है, क्या है? बृहदेसी। तो बृहदेसी में ही इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। किसने किया? तो मतंग ने किया। किस किस ग्रंथ में? तो बृहदेसी में, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब 87 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। 87 क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि द्वादश स्वर मूर्छना मूर्छना का प्रयोग किसने किया? तो द्वादश स्वर मूर्छना के बारे में अगर बात हो रही है तो द्वादश स्वर मूर्छना का प्रयोग किसने किया? मतंग ने ही किया। किसने? मतंग ने ही किया। द्वादश स्वर मूर्छना का प्रयोग जो है मतंग ने ही किया। बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि इतने जो है इजी लेवल से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो शुरुआत के वीडियोस में, शुरुआत के सेशन में मैंने आपको जो व्याख्या किया है, व्याख्या जो किया है, उससे आपको यहाँ तक चलने में बहुत आसानी हो रही होगी और आगे भी आसानी होगी, क्योंकि आपको आपके जो भी सिलेबस में है, या फिर बीपीएससी का सिलेबस हम बात कर रहे हैं, बीपीएससी या फिर आपके एसटीईटी के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब सिलेबस जितने भी आपके दिए गए हैं उन सब सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को करवा रहे हैं, ताकि आपका प्रश्न जो है कहीं से
मिस ना हो। तो आपके जो सिलेबस का जो है प्रश्न मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है। कुछ वो जो है आपका मिश्रित प्रश्न रहेगा, आपके सिलेबस के सारे चैप्टर से जो है प्रश्न जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग धैर्य रखिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। हर जो है वीडियो को देखिए, हर सेशन को देखिए, और आपको उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है आपका सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, तो द्वादश स्वर मूर्छना का प्रयोग किसने किया, तो ये मतंग ने किया, मतंग ने। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि मतंग हो गया। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि सारंग देव ने, हम लोग प्रश्न किस में देख रहे हैं, ये मतंग का 88 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि सारंग देव ने कितने विकृत स्वरों का उल्लेख किया है। तो विकृत स्वरों की बात करें तो यहाँ पे भरत ने कितना किया है, भरत ने 2 विकृत स्वर माने हैं। कितने, 2। कौन कौन से, मैंने बताया था, एक अंतर्गंधार और एक काकली निषाद, ठीक है। एक अंतर्गंधार और एक काकली निषाद भरत के अनुसार 2 है, इसमें कहीं पे कोई विवाद नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है कहीं पे कोई विवाद नहीं है भरत वाले में। लेकिन अगर सारंग देव की बात करें कि कितनी विकृत स्वरों का उल्लेख किया है, तो ज़्यादातर पुस्तकें जो है वो 12 आंसर देती है, ठीक है। 12 इसका आंसर देती है। तो कितनी विकृत स्वरों का उल्लेख किया है, तो 12 विकृत स्वरों का उल्लेख किया है। किसने, सारंग देव ने। लेकिन है विकृत स्वर कितने हैं, तो 5 ही हम लोग मानते हैं ना, विकृत स्वर कितने मानते हैं, 5। लेकिन उल्लेख ज़्यादातर पुस्तक में जो है आपके 12 दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 89 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। 89 में हम लोग को कहा जा रहा है कि संगीत में मुख्य कितनी तालें मानी गई है। देखिए, संगीत में मुख्य ताल जो है आपके किस में पूछा जा रहा है, दक्षिण में पूछा जा रहा है कि दक्षिण संगीत की मुख्य कितनी तालें मानी गई है। तो दक्षिण संगीत की जो ताल है दोस्तों, वो कितने माने गए हैं, 7 ताल माने गए हैं। दक्षिण संगीत में कितने ताल, तो 7 ताल जो है वहाँ के मुख्य माने गए हैं, ठीक है। आपको वो पता होगा, ध्रुवा, मठ, ये सब आपको 7 ताल माने गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 90 नंबर हम लोग देखेंगे कि दक्षिणी ताल पद्धति में किसकी मात्रा बदला करती है, यानी कि किसकी मात्रा बदलती है। तो बदलती है जो मात्रा, वो किसकी मात्रा बदलती है, तो वो लघु की मात्रा बदलती है, ठीक है। जैसे कि आपकी ताल की, जैसे कि कितनी 5 जातियां होती है ना, जातियां कितनी 5 होती है, त्रिस्त, त्रिस्त, चतस्थ, खंड, मिश्र और संकीर्ण। तो त्रिस्त में जैसा कि होता है, त्रिस्त में क्या होता है, त्रिस्त में 3 होता है, चतुस्थ में 4 हो जाता है, खंड में 5 हो जाता है, संकीर्ण में 7 हो जाता है, और आपके मिश्र में 9 हो जाता है। तो लघु की मात्रा जो है उसमें बदलते रहते हैं, ठीक है, बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो दोस्तों आपका 90 प्रश्न जो है आपका क्लियर हो गया है। बिल्कुल बहुत ईजिली वे में आप लोग बढ़ते चलिए, ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ऐसा ना हो कि सब कुछ जो है आप लोग को एक ही दिन खा लेना है, एक ही दिन नहीं खाना है दोस्तों। बिल्कुल आराम आराम से चलिए, बहुत आराम से खाने को मिलेगा, और बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी आएंगे, और मैं रेगुलर तो करवा ही रहा हूँ। तो खैर चलिए, आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं आपसे फिर अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो फटाफट सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो कि बिल्कुल संगीत में स्टार्टिंग लेवल से भी पढ़ना शुरू किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तो जय हिंद और जय भारत दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए।